कुछ लोगों के कान के ऊपर छेद क्यों होता है। साथ ही साथ दोस्तों आज मैं सबसे पहली बार आपको एक ऐसा कपड़ा दिखाने वाला हूं जो अपने आप को ही सिल लेता है। साथ ही साथ आज आप एक ऐसी ड्रेस भी देखने वाले हैं जिसको देखकर आपका दिमाग भी हिल जाएगा। ऐसी दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडम फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों अभी मैं आपको कुछ अमेजिंग दिखाने वाला हूं, लेकिन उसको दिखाने से पहले हमें थोड़ी सी साइंस समझनी होगी। दरअसल दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चींटियां बहुत बड़ी कॉलोनीज में रहती हैं। अब अगर उस कॉलोनी से निकलकर एक चींटी ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर फूड अवेलेबल होता है तो वो उसको उठाकर वापस अपनी कॉलोनी की तरफ चलना शुरू करती है, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी बॉडी से एक केमिकल को भी रिलीज करती है जिसको कि फेरोमोन्स के नाम से जाना जाता है। ऐसा वो सिर्फ इसलिए करती है ताकि दूसरी चींटियों को भी उस फूड तक पहुंचने का रास्ता मिल सके। अब क्योंकि ये फेरोमोन्स हवा में बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए बाकी की चींटियां भी समय के साथ साथ फेरोमोन्स को रास्ते में छोड़ती हुई चलती हैं। हर एक कॉलोनी की चींटियों की फेरोमोन्स की स्मेल दूसरी चींटियों से अलग होती है ताकि दूसरी चींटियां उनके रास्ते में ना आ सकें। और दोस्तों यहीं पर ही काफी रेयर चांसेस में एक फिनोमेना क्रिएट होता है जिसको कि ट्रेल फिनोमेना के नाम से जाना जाता है। असल में दोस्तों जब पहली चींटी फूड को लेकर अपनी कॉलोनी में पहुंचकर अपनी साथी चींटियों को इकट्ठा करके दोबारा से फूड लेने के लिए निकलती है और उस कंडीशन में अगर पहली चींटी के द्वारा रिलीज किया गया फेरोमोन्स हवा में तेज स्पीड के साथ इवेपोरेट हो जाता है तो उस कंडीशन में लीडर चींटी उस फूड तक सिर्फ अंदाजे से ही पहुंचने की कोशिश करती है। अब उस कंडीशन में अगर लीडर चींटी भ्रमित होकर एक सर्कल बना देती है तो देखते ही देखते वहां पर चींटियों का टॉर्नेडो बन जाता है, जैसा कि अभी आप इस वीडियो क्लिप में देख ही रहे हैं। दरअसल दोस्तों ये चीज काफी ज्यादा रेयर कंडीशन में होती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चींटियों का ये टॉर्नेडो चींटियों के खात्मे के साथ ही खत्म होता है, क्योंकि एक चींटी कुछ इस तरीके की सर्कल में तब तक चलती रहती है जब तक उससे आगे चलने वाली चींटी फेरोमोन्स को रिलीज करती रहती है और देखते ही देखते ये सारी चीज एक चेन के रूप में काम करने लगती है जो कि चींटियों के थक कर खत्म होने के साथ ही खत्म होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये फिनोमेना अपने आप में रेयर जरूर है। फैक्ट नंबर 14। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हमें चोट लगती है हमारी बॉडी तुरंत ही उसको हील करना शुरू कर देती है। तो मैं दोस्तों क्या आपको बताया कि इसी क्वालिटी से इंस्पायर होकर साइंटिस्ट के द्वारा कुछ ऐसे क्लोथ्स भी बनाए गए हैं जो हमारी बॉडी की तरह ही खुद को ही रिपेयर कर लेते हैं और वो भी चंद ही मिनटों में। दरअसल दोस्तों इस तरीके के क्लोथ्स को नैनो केयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि जैसे ही इसके अंदर कोई भी निडल या धारदार चीज एंटर करती है तो ये कुछ इस तरीके से चंद ही सेकंड्स में अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। तो ये तो बात हो गई इन क्लोथ्स की क्वालिटी की, अब जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। दरअसल दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के तहत क्लोथ्स के एटम्स को स्फेरिकल शेप में फॉर्म किया जाता है। अब जैसे ही कोई भी निडल या धारदार चीज इन एटम्स के बीच एंट्री करती है तो इन एटम्स के बीच कुछ इस तरीके का गैप क्रिएट हो जाता है और हमें क्लोथ में होल दिखाई देने लगता है। लेकिन जैसे इस क्लोथ को फिंगर से रब किया जाता है तो इन एटम्स की शेप और बॉन्ड्स की वजह से इस पर दोबारा से ही इक्वल पोर्शन में प्रेशर पड़ता है और ये दोबारा से ही अपनी पुरानी शेप में आ जाते हैं जिसकी वजह से ये क्लोथ चंद ही सेकंड्स में अपने आप को दोबारा रिपेयर कर लेता है। तो नो डाउट आगे चलकर ये क्लोथ हमारे ऑर्डिनरी क्लोथ को रिप्लेस जरूर कर देंगे। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों आपने बैलून्स तो जरूर देखे होंगे, साथ ही सीरीज में मैंने आपको बेहद ही एडवांस ड्रेसेस भी दिखाई हैं। आई नो बहुत लोग बोलेंगे कि भाई बैलून और ड्रेस में क्या कनेक्शन है, या यूं कहूं कि बेहद ही अमेजिंग कनेक्शन है। दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह पता होगा लेकिन इस दुनिया में बैलून ड्रेस भी मौजूद हैं जिनको सबसे पहली बार साल 2019 में आयोजित किए गए सेंट्रल सेंट मार्टिन बीए फैशन शो में इस दुनिया के सामने लाया गया था। दरअसल दोस्तों इन ड्रेसेस को बेहद ही एडवांस इनफ्लेटेबल फ्लेक्सिबल बैग्स और कॉटन फैब्रिक को कंबाइंड करते हुए कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि जैसे इनको पहनने वाला मॉडल अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाकर इस एयर बैग को थोड़ा सा बाहर की तरफ पुश करता है, इसमें फिल की गई हीलियम गैस तुरंत ही रिलीज हो जाती है और ये ड्रेस कुछ इस तरीके से बेहद ही अमेजिंग वे में आपकी स्किन को कवर कर देती है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये ड्रेस लोगों के बीच इतनी ज्यादा वायरल हो चुकी है कि अभी हाल ही में जानी मानी कंपनी लिवाइस के द्वारा भी कंफर्म कर दिया गया है कि वो इन तरीके की ड्रेसेस को इंडियन फैशन शोज के लिए भी डिजाइन करने वाले हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जब ये ड्रेस इंडिया में आएगी तो कौन कौन इन ड्रेसों को पहनकर शादी में डांस करने वाला है। फैक्ट नंबर 12। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी पानी को किसी भी गर्म सरफेस पर डाला जाता है तो वो चंद ही सेकंड्स में भाप बनकर हवा में उड़ जाता है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस भी है और इसी चीज को हम बचपन से देखते हुए भी आए हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि एक ऐसी कंडीशन भी होती है जिसके थ्रू अगर आप किसी भी गर्म सरफेस पर पानी को डालते हैं तो पानी भाप बनता ही नहीं है। नहीं समझे? तो साइंस लवर्स तैयार हो जाइए एक बार फिर से कुछ कमाल सीखने के लिए।
दरअसल दोस्तों जब भी किसी भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट से काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर वाले सरफेस पर डाला जाता है तो एक इफेक्ट जनरेट होता है जिसको कि लीडेनफ्रॉस्ट इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर पानी को इससे कई गुना ज्यादा टेम्परेचर वाले सरफेस पर डाला जाता है तो उस कंडीशन में वाटर के मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। एनर्जी ज्यादा होने की वजह से उनके बॉन्ड्स तुरंत ही टूट जाते हैं और उस कंडीशन में जैसे ही भाप बनना शुरू होती है तो वो भाप हवा में ऊपर उड़ने की बजाय पानी के सभी मॉलिक्यूल्स को एक थिन लेयर से कवर कर देती है। साधारण शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि यहां पर पानी का एक तरीके से लैमिनेशन हो जाता है और पानी भाप बहुत ही मुश्किल के साथ बनता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि ये इफेक्ट 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस के बीच किसी भी टेंपरेचर पर क्रिएट हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद भी आप पानी को कभी भी भाप बनता हुआ नहीं देख पाएंगे। क्या इस फैक्ट से पहले आप इस अमेजिंग कंडीशन के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बेहद ही रेयर और अजीब वॉर्म्स तो जरूर दिखाए हैं और इसी की तस्वीर क्या आपको बताया कि इस दुनिया में रिबन वॉर्म नाम का एक बेहद ही अजीब वॉर्म भी मौजूद है। दरअसल दोस्तों इस वॉर्म को प्रोबोसिस वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है जो कि यूजुअली समुद्र तटों पर चट्टानों के बीच में पानी के नीचे पाया जाता है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये वॉर्म अपने शिकार को फंसाने के लिए अपनी पूरी ही बॉडी मसल्स को सिकोड़कर अपने अंदर से एक व्हाइट चिपचिपा पेस्ट रिलीज करता है, जैसा कि अभी आप इस वीडियो क्लिप में देख ही सकते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये दोस्तों कि ये पेस्ट इसकी बॉडी से बाहर आने के बाद भी शिकार को फंसाने के लिए कुछ इस तरीके से अलग अलग ब्रांचेस में फैलना शुरू हो जाता है और जैसे ही शिकार इस पेस्ट से चिपक जाता है ये वॉर्म दोबारा से अपनी मसल्स को फैलाकर उस शिकार को निगल लेता है। और उसी की तर्ज पर ही इस वॉर्म को दुनिया के सबसे ज्यादा अजीबोगरीब वॉर्म्स में से भी एक वॉर्म माना जाता है। फैक्ट नंबर 10। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि पहाड़ी से गिरे और प्लेन पर अटके, और अटके तो अटके लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को दे दिए झटके? नहीं, मैं दोबारा से कोई सस्ता शायर नहीं बन रहा हूं, बल्कि इसके पीछे भी एक बेहद ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मौजूद है। दरअसल दोस्तों ये हादसा हुआ था यूएसए के एक स्काई डाइवर केंट क्लॉस्टोमी के साथ, जब 11 जून 2020 को केंट ने कैलिफोर्निया सेंट्रल वैली से स्काई डाइविंग करने के लिए जंप लगाई और जंप लगाने के कुछ ही मिनटों के बाद उनका पैराशूट एक उड़ते हुए बोइंग 737 की नोज पर जाकर अटक गया। एंड गेस व्हाट, केंट इसी हाल में 320 किलोमीटर तक उस प्लेन के साथ हवा में खींचते रहे एंड उसके बाद अचानक से ही उनका पैराशूट प्लेन की नोज से अलग हो गया एंड वो फाइनली जमीन पर सेफ लैंड कर गए। अमेजिंग है ना सभी? बस इसमें एक ही प्रॉब्लम हो गई कि केंट को लैंड कहीं और करना था और वो लैंड कर गए 320 किलोमीटर दूर किसी और जगह पर। लॉकडाउन में वापस घर जाते में काफी ज्यादा परेशानी हुई होगी, राइट? आपको क्या लगता है? फैक्ट नंबर 9। क्या आपको बताया कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाते समय काफी छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट की लेंथ, एंगल, उसका चेंबर साइज और इंस्ट्रूमेंट किस मटेरियल या वुड का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाएगा। अगर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में जरा सी भी कमी रह जाती है तो वो पूरी ही तरीके से नाकाम हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। तो वहीं दोस्तों क्या आपको बताया कि इस मुश्किल काम को और ज्यादा मुश्किल बनाने के लिए इस दुनिया में आइस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए जाते हैं। दरअसल दोस्तों इन इंस्ट्रूमेंट्स को बेहद ही सटीकता के साथ बर्फ से कट करके एक सर्टेन टेंपरेचर तक गर्म किए गए वाटर को बेहद ही सिलेक्टेड क्वांटिटी में यूज करते हुए कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि इन इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली आवाज आपके साधारण इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली आवाज की जैसे ही मेलोडियस होती है। तो ये तो बात हो गई इन इंस्ट्रूमेंट्स की क्वालिटी की। अब मेरा ये सवाल है कि क्या आपने इन इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली आवाजों को सुना है? नहीं तो समझ तो आप गए ही होंगे। चलिए सुनते हैं इन अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स की सुरीली आवाज को। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको बताया कि स्विट्जरलैंड के सिटीजन्स को काऊ मिल्क काफी ज्यादा पसंद है और यही सबसे बड़ा कारण है कि स्विट्जरलैंड में ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड की वेदर कंडीशन और कैटल फूड की वजह से अक्सर वहां पर गायों का डाइजेशन खराब रहता है, जिसकी वजह से हर साल स्विट्जरलैंड में बहुत बड़े स्केल पर काउस खत्म हो जाती हैं। तो वहीं दोस्तों क्या आपको बताया कि इसी चीज से छुटकारा पाने के लिए स्विट्जरलैंड एक बेहद ही अजीब कॉन्सेप्ट के साथ
बाहर आया, जहां पर वहां के पशु चिकित्सक और डॉक्टर्स के द्वारा सर्जरी कर गाय के स्टमक पर कुछ इस तरीके के होल्स को बनाया गया। दरअसल दोस्तों गाय का स्टमक 4 अलग अलग चेम्बर्स में डिवाइड रहता है, जिसमें कि रूमेन सबसे ज्यादा गाय की डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ये होल इसी चैम्बर के ठीक ऊपर बनाया जाता है ताकि इस होल के थ्रू गाय की डाइजेशन प्रोसेस को मॉनिटर किया जा सके। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि जब भी गाय को डाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसी होल के थ्रू कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया को गाय के स्टमक में डाल दिया जाता है ताकि उसकी डाइजेशन स्पीड बढ़ सके। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गाय के स्टमक में अगर कोई भी फंगी या फिर इंफेक्शन होता है तो इसी होल के थ्रू उसको काफी जल्दी स्पीड के साथ रिकवर कर लिया जाता है। स्विट्जरलैंड के डॉक्टर्स का यह मानना है कि यह सर्जरी बेहद ही सेफ और पेनलेस है, यानी कि इससे गाय को कोई भी तकलीफ नहीं होती है, उल्टा गाय का मिल्क प्रोडक्शन और लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। और यह सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया ने भी इस कॉन्सेप्ट को बहुत बड़े स्केल पर एडॉप्ट किया है। अब अगर मैं बात अपनी खुद की करूं तो भले ये प्रोसेस पेनलेस है और इससे काफी ज्यादा काऊ को फायदे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में की गई रिसर्च से यह बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि दुनिया भर के लोगों के बीच अब वाटर स्लाइड्स का क्रेज डे बाय डे कम होता चला जा रहा है। तो वहीं दोस्तों क्या आपको बताया कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अभी हाल ही में जर्मनी की एक कंपनी वीगेंड वाटर स्लाइड्स के द्वारा कुछ ऐसा किया गया है जिसको देखकर आपके भी होश जरूर उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों इस कंपनी के द्वारा वाटर स्लाइड्स के क्रेज में दोबारा से बूस्ट लाने के लिए वीआर टेक्नोलॉजी और वाटर स्लाइड्स को कंबाइंड करते हुए कुछ इस तरीके की वीआर रियल टाइम वाटर स्लाइड्स को डेवलप किया गया है कि जैसे ही आप इन वाटर स्लाइड्स पर बैठते हैं ये आपको कुछ इस तरीके से आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस देती हैं। दरअसल दोस्तों इस टेक्नोलॉजी में बेहद ही एडवांस रियल टाइम वर्चुअल ग्राफिक्स को आपकी आंखों के सामने चलाया जाता है, जिसके तहत ये राइड पर आए घुमावों और उछालों के अनुसार ये टेक्नोलॉजी रियल टाइम में अपने ग्राफिक्स में चेंजेस लाती है, जिसकी वजह से वाटर स्लाइड्स पर बैठे हुए इंसान को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि मानो वो एक अलग ही वर्चुअल वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा हो। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि सिर्फ इसी चीज के दम पर ही जर्मनी में एक बार फिर से लोगों के बीच वाटर स्लाइड्स के क्रेज में 60% का इजाफा भी हुआ है। तो ये टेक्नोलॉजी अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 6, आपने बहुत बड़े बड़े म्यूजिक बैंड्स को परफॉर्म करते हुए तो जरूर देखा होगा। तो वहीं दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि एक म्यूजिक बैंड के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल चीज क्या होती है तो ऑलमोस्ट सभी का ये जवाब होगा कि ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि एक म्यूजिक बैंड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमंस हैं। राइट? रॉन्ग। मिली इस दुनिया के सबसे पहले म्यूजिकल रोबोट बैंड से। दरअसल दोस्तों इस बैंड को जानी मानी कंपनी टोयोटा के द्वारा बनाकर तैयार किया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस बैंड में 4 बेहद ही एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको इतनी एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए बनाया गया है कि ये रोबोट दूसरे रोबोट के साथ कोलैबोरेट करने के साथ साथ बेहद ही स्पीड से म्यूजिक नोट्स को ऑडियंस के रिएक्शन के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का है, चलिए सुनते हैं इस अमेजिंग म्यूजिकल बैंड की एक छोटी सी लाइव परफॉर्मेंस को। फैक्ट नंबर 5, आजकल हम और आप एक्सरसाइज करने के लिए ट्रेडमिल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेडमिल्स का आविष्कार कभी भी एक्सरसाइज करने के लिए हुआ ही नहीं था। दरअसल दोस्तों सबसे पहली बार ट्रेडमिल का आविष्कार साल 1818 में ब्रिटिश इंजीनियर सर विलियम क्यूबिट के द्वारा किया गया था। लेकिन ये ट्रेडमिल्स वैसी नहीं थी जैसे कि हम और आप आजकल देखते हैं। दरअसल दोस्तों इन ट्रेडमिल्स को सिर्फ और सिर्फ मजदूरों को सजा देने के तौर पर इन्वेंट किया गया था, जहां पर एक बहुत बड़े व्हील पर 2 या 2 से अधिक मजदूरों को एक साथ कुछ इस तरीके से चलाया जाता था। अब क्योंकि मजदूर इसके ऊपर चलते थे तो ये व्हील एक मोमेंटम के साथ घूमना शुरू कर देता था, जिसकी वजह से व्हील पर मौजूद कोई भी मजदूर अगर रुकता या फिर तेज स्पीड के साथ दौड़ता था तो वो स्लिप हो जाया करता था और उसको काफी गहरी चोटें आ जाया करती थी। बाद में इसी कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट करते हुए साल 1913 में एक्सरसाइजिंग ट्रेडमिल्स को बनाकर तैयार किया गया, जिनको इनिशियल स्टेज पर हार्ट और लंग्स की डिसीज का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आगे चलकर हम अपने आप को फिट रखने के लिए इन ट्रेडमिल्स का इस्तेमाल करने लगे। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि आज हम बिना कोई क्राइम किए खुद को सजा देने के तौर पर ट्रेडमिल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सेंट्रल हेट्रोक्रोमिया नाम का एक बेहद ही अजीब आई डिसऑर्डर भी मौजूद है। दरअसल दोस्तों इस डिसऑर्डर में किसी भी इंसान की आइरिस कुछ इस तरीके से मल्टी कलर्ड बन जाती है। अजीब बात यह दोस्तों कि डिसऑर्डर किसी भी इंसान को एक ही समय पर दोनों आंखों में या फिर सिर्फ एक ही आंख में हो सकता है। मतलब एक समय पर उसकी एक आंख पूरी तरीके से नॉर्मल हो जबकि दूसरी आंख का आइरिस पार्ट कुछ इस तरीके से मल्टी कलर्ड बन जाए।
क्या इस फैक्ट से पहले आप इस अजीब से डिसऑर्डर के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको बताया कि इस पृथ्वी पर मौजूद सभी बर्ड्स में से पैरेट को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है? तो वही बात अगर पैरेट्स की जाए तो पैरेट्स में अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स को सभी पैरेट्स में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। तो वही बात अब अगर अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स की जाए तो अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स में एक तोता था जिसका नाम एलेक्स था। उसको पूरी पृथ्वी की अभी तक की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बर्ड माना जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों माना जाता है, पहले इस चीज को समझिए। दरअसल दोस्तों, एक नॉर्मल आईक्यू वाला पैरेट आपकी बातों को सुनकर आपकी एग्जैक्ट मिमिक्री कर सकता है, लेकिन वो कभी भी खुद से ही प्रश्नों को बनाकर आपसे नहीं पूछ सकता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसके ब्रेन को काफी ज्यादा शार्प होना चाहिए। ह्यूमंस ऐसा कर लेते हैं क्योंकि समय के साथ हमने हमारे ब्रेन को कुछ इस तरीके से डेवलप कर लिया है कि हमारा ब्रेन किसी भी नई चीज को देखकर उसके बारे में जानने के लिए अलग अलग क्वेश्चंस को खुद से ही बना सकता है। लेकिन कोई भी दूसरा एनिमल या फिर बर्ड ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एलेक्स ऐसा कर सकता था। एलेक्स के द्वारा सबसे पहली बार व्हाट कलर क्वेश्चन पूछा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये पैरेट 6 तक की गिनती गिन सकता था, 7 रंगों को पहचान सकता था और 35 अलग अलग तरीके की शेप्स को पहचान सकता था। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि एलेक्स को कुछ इस तरीके से ट्रेंड किया गया था कि ये अलग अलग जानवरों या फिर इंसानों की एग्जैक्ट मिमिक्री निकालने के साथ साथ नॉर्मल जीके के क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकता था। और यही सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से इस पैरेट को पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बर्ड माना जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 की लेटेस्ट लिस्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज एप्पल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है, जो अपने आप में हर भारतीय के लिए गर्व की बात जरूर है। फैक्ट नंबर 1, कुछ लोगों के कान के ऊपर छोटा छेद क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको ये मालूम होगा कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके कान के ऊपर एक छोटा छेद होता है, जिसको कि मेडिकल लैंग्वेज में प्री ऑरिक्यूलर साइनस के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में सबसे पहली बार साइंटिस्ट वॉन ह्यूसिंगर के द्वारा साल 1864 में बताया गया था। दरअसल दोस्तों, बात अगर यूके की जाए तो यूके की कुल आबादी का 9% इसी डिसऑर्डर से जूझ रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात अगर एशिया और अफ्रीका की जाए तो अफ्रीका और एशिया में लगभग 4 से 10% पॉपुलेशन इसी डिसऑर्डर का शिकार होती है। दरअसल दोस्तों, ये गैप खास तौर पर उन जगहों पर होता है जहां पर हमारे चेहरे और कान की नर्म हड्डियां आकर मिलती हैं। जब प्रेगनेंसी के दौरान मदर के स्टमक में भ्रूण का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है तो चेहरे और कान की हड्डियां प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से कान के आसपास ये छोटा सा होल बन जाता है। बात अगर इसकी शेप और साइज की जाए तो हमारी एज के अनुसार इसका साइज और शेप बदलता रहता है। हालांकि ये सिर्फ एक फिजिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, एक रिसर्च ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि ऐसे लोगों के कान के इन्फेक्टेड होने के चांसेस नॉर्मल इंसानों की तुलना में काफी ज्यादा होते हैं। सो फाइनली अब आप इस डिसऑर्डर के बारे में भी जानते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स की वीडियोस और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।